नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहराइच से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस क्लास में। मेरी आज की क्लास का शीर्षक है शीतलन प्रणाली भाग 2, जिसमें हम जल शीतलन प्रणाली या वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्यारे परीक्षार्थियों, मैंने कूलिंग सिस्टम के ऊपर एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में बात की है और कूलिंग सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं उसके बारे में मैंने बताया है। तो यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग को उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने आज की क्लास में मैं जिन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा वो मैंने दे दिए। आज की क्लास में हम उद्देश्य, जल शीतल प्रणाली क्या होती है, इसके टाइप्स, इसके अवयव, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, एक आदर्श एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके प्रकार और कूलिंग सिस्टम की सफाई के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके उद्देश्य कि वाटर कूलिंग सिस्टम के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो यह इंजन में उत्पन्न अत्यधिक गर्मी को इंजन से दूर ले जाता है और इंजन को ओवरहीटिंग से बचाता है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि कूलिंग सिस्टम का मतलब क्या, कूल करना। तो इंजन में कंबशन के बाद जो हीट निकलती है तो उस हीट को क्या करता है, उस हीट की वजह से जो आपका कूलिंग सिस्टम है इंजन को ओवर हीटिंग से बचाएगा और इंजन को उसके वर्किंग टेम्परेचर पर मेंटेन रखता है। यह कुशल और किफ़ायती यानी इफिशिएंट और इकोनॉमिकल वर्किंग के लिए इंजन के वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो चलिए बात करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर हेड, वाल्व आदि के आसपास वाटर जैकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। जब पानी इन जैकेट के माध्यम से बहता है तो ये क्या करता है, कंबक्शन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यह गर्म पानी रेडिएटर में एक पंखे और वाहन के आगे की गति द्वारा विकसित प्रवाह द्वारा ठंडा किया जाता है। मतलब क्या होता है, जब ये पानी रेडिएटर में आता है तो रेडिएटर में क्या होता है, एक तो जो है पंखा उसके ऊपर ठंडी हवा फेंक रहा होगा, दूसरा क्या है कि जब गाड़ी फॉरवर्ड मोशन में आगे बढ़ती है तो उसके फॉरवर्ड मोशन के मूवमेंट की वजह से जो एयर का एक थ्रस्ट पड़ता है उसकी वजह से जो है ये पानी ठंडा होता है। रेडिएटर द्वारा ठंडा किया गया पानी फिर से जैकेट के माध्यम में बहता है और दहन कक्ष की गर्मी को अवशोषित करता है। मतलब रेडिएटर में जो जैसा आपने बताया यहाँ पर जो पानी ठंडा होगा वो ठंडा किया हुआ पानी फिर से इंजन में आएगा और वाटर जैकेट में फ्लो होगा और इस तरह से ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है और इंजन के वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट ये एक चित्र है, सिंबॉलिक डायग्राम है वाटर कूलिंग सिस्टम का। तो ये देखिए रेडिएटर है, ये अपर हॉर्स पाइप है जो कि गर्म पानी, जिसके द्वारा गर्म पानी इंजन का रेडिएटर तक आता है। ये लोअर हॉर्स पाइप है, इसके द्वारा ठंडा किया हुआ पानी इंजन को सप्लाई होता है। ये पंखा है, ये आपके सिलेंडर है, नंबर ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, तो एक सिंबॉलिक डायग्राम है जो बता रहा है वाटर कूलिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करती है। ठीक है, तो जैसे इंजन का जो गर्म पानी होगा वो क्या होगा कि जो अपर हॉर्स पाइप से होते हुए रेडिएटर में आएगा, जहाँ से ये अपर टैंक से लोअर टैंक की मूव करेगा और इस मूवमेंट के दौरान क्या होगा, इस जो ट्यूब्स के ऊपर जो एयर की स्ट्रीम अप्लाई होती है उसके वजह से ये गर्म पानी जो है अपनी हीट को रिलीज कर देगा और ठंडा पानी पुनः लोअर हॉर्स पाइप के द्वारा इंजन में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल शीतलन प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ये 3 प्रकार का होता है, डायरेक्ट या नॉन रिटर्निंग सिस्टम, सेकंड थर्मोसिफोन सिस्टम और थर्ड आपका पंप या फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट या नॉन रिटर्निंग सिस्टम के बारे में। यह उन बड़े प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है जहां पर भरपूर पानी उपलब्ध है। स्टोरेज टैंक से पानी सीधे इंजन सिलेंडर को सप्लाई किया जाता है तथा गर्म पानी को पुनः उपयोग के लिए ठंडा नहीं किया जाता है और उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। मतलब ये आप लोग समझिए इस तरह से कि ये उन जगह के लिए सुटेबल है जहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है,
और पानी एक बार जो इंजन का जो पानी गर्म पानी था, ठीक है, वो आपने पानी सप्लाई किया, उसने इंजन की गर्मी को अवशोषित किया, तो उस पानी को हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, उस पानी को छोड़ देंगे और दोबारा इंजन में फिर फ्रेश ठंडा पानी डालेंगे। मतलब इसमें वाटर सर्कुलेशन नहीं होता है, इसमें जो गर्म पानी है उसको छोड़ दिया जाता है और ठंडा पानी इसमें डाला जाता है। इसमें रेडिएटर का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आप समझिए। नेक्स्ट हमारा है थर्मोसाइफन प्रणाली, या ये सिस्टम जो है इस सिद्धांत पर काम करती है कि हल्का पानी जो गर्म पानी होता है वो हल्का होकर ऊपर उठ जाता है और ठंडा पानी जो है भारी होता है और नीचे बैठा रहता है। इस प्रणाली में रेडिएटर को इंजन के पानी के आसान प्रवाह के लिए इंजन की तुलना में एक उच्च स्तर पर रखा जाता है। दहन कक्ष में फ्यूल के जलने से जो ऊष्मा निकलती है वो कंडक्शन प्रोसेस द्वारा वाटर जैकेट में पहुंचती है, जहां से उसमें बहता हुआ पानी कन्वेक्शन विधि द्वारा अपने साथ बहाकर इसे दूर ले जाता है। जैसे ही वाटर जैकेट गर्म होती है, इसमें भरा पानी रेडिएटर के अपर टैंक पर आ जाता है और रेडिएटर से ठंडा पानी आकर गर्म पानी की जगह ले लेता है। इस तरह पानी का एक संचलन इस प्रणाली में स्थापित किया जाता है। तो परीक्षार्थियों क्या होता है इसमें कि जैसे ही इसका आपको ध्यान रखना, इसका सिद्धांत क्या है कि जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है, हल्का होने की वजह से ऊपर उठ जाता है, जो ठंडा पानी होता है वो नीचे रहता है। तो जब फ्यूल बर्न होता है, कंबशन प्रक्रिया के बाद क्या होगा, हीट जो निकलती है, तो हीट जो है उस हीट की वजह से क्या होगा, पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब हीट क्या होगी, जो कंबशन की हीट है क्या होगा, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वाटर जैकेट तक पहुंच जाती है, ठीक है। एक बार वाटर जैकेट की सतह जो है गर्म हो जाती है, उसके बाद क्या होगा, सतह के संपर्क में जो पानी आता है वो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और ऊपर उठने के बाद क्या होगा, ये पानी जो है अपर हॉज पाइप के थ्रू रेडिएटर में आ जाएगा और वहाँ से ठंडा होने के पश्चात पुनः इंजन में आ जाता है लोअर टैंक से होते हुए। तो इस तरह से क्या होता है, सिस्टम के द्वारा वाटर का मूवमेंट जो है मेंटेन किया जाता है। इस तरह से ये जो है इंजन की गर्मी को अवशोषित करता है और ठंडा पानी इंजन में पुनः प्रवाहित करता है। ये है आपका थर्मोसाइफन प्रणाली। यहाँ पर हमने एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है इसका। ये इंजन है, इंजन का देखिए हेड से अपर हॉर्स पाइप द्वारा जो है अपर टैंक, जो रेडिएटर का अपर टैंक है उसको से कनेक्ट किया गया है। ये ट्यूब्स हैं, ये रेडिएटर का लोअर हॉर्स पाइप है और इसका कनेक्शन भी एक हॉर्स पाइप के द्वारा इंजन से कर दिया गया है। तो जैसे ही इंजन में जो वाटर जैकेट में पानी भरा हुआ है वो गर्म होगा, तो गर्म होने का ऊपर उठेगा, ऊपर उठता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका अपर हॉर्स पाइप से होते हुए वो रेडिएटर के अपर टैंक में आ जाता है और फिर यहाँ से भी क्या करता है, टॉप टू बॉटम की ओर फ्लो करेगा इन ट्यूब्स में से होते हुए। और जब वो ट्यूब्स पे होते हुए फ्लो करेगा तो ये इसके ऊपर क्या होगी, एयर की स्ट्रीम यहाँ से अप्लाई होगी और इस हीट को जो है अपने साथ बहाकर ले जाएगी, ठीक है। और जब ये लोअर टैंक में आएगा तो लोअर टैंक में आते ही ठंडा हो जाता है और फिर यहाँ से ठंडा पानी पुनः इंजन में सप्लाई होता है। तो ये बात थी थर्मोसाइफन सिस्टम की। थर्मोसाइफन सिस्टम में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने एक नया वाटर कूलिंग सिस्टम इजाद किया जिसका नाम दिया गया पंप या फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। ये सिस्टम बिल्कुल अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से तो थर्मोसाइफन सिस्टम की तरह ही होता है, परंतु इसमें एक क्या करते हैं, एक वाटर पंप लगा देते हैं। इस वाटर पंप के हेल्प से क्या होता है कि जो रेडिएटर से होकर जो पानी बहता है इंजन में, उसकी जो सर्कुलेशन की रेट बढ़ जाती है ना। तो इंजन के अंदर क्या है, ठंडे पानी का सर्कुलेशन रेट बढ़ाने के लिए इसमें एक पंप लगा दिया था। ये पंप जो है रेडिएटर का लोअर टैंक और इंजन ब्लॉक के मध्य लगा होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के माध्यम से पानी रेडिएटर के निचले हिस्से से इंजन के वाटर जैकेट तक पहुंचता है एवं संचलन के बाद पानी रेडिएटर में वापस आ जाता है, जहां पर ये रेडिएशन की प्रक्रिया से अपनी गर्मी को लॉस्ट करता है और ठंडा पानी पुनः इंजन में वापस जाता है। तो ये आपका पंप या फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में हमने बात की। ये इसका एक सिंबॉलिक डायग्राम है, आप यहाँ देख रहे हैं। ये इंजन है, ये
अपर हॉर्स पाइप के थ्रू आपने कनेक्शन कर दिया इंजन का रेडिएटर के अपर टैंक से। ये ट्यूब हैं जिनके जो ट्यूब आपस में क्या करते हैं, अपर टैंक और लोअर टैंक को जोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोअर टैंक और इस इंजन ब्लॉक के मध्य में आपने एक पंप लगा दिया। देखिए पंप है, ठीक है। ये पंप क्या करेगा, पंप यहाँ से इंजन के लोअर टैंक से ठंडे पानी को इंजन में स्पीडली भेजेगा, ठीक है। जो कि वहाँ पर आपका जो थर्मोडायनामिक सिस्टम में ये चीज़ नहीं होने की वजह से जो वाटर सर्कुलेशन की रेट थी वो स्लो थी, परंतु यहाँ पर वाटर सर्कुलेशन जो है उसकी स्पीड तेज होगी एज कम्पेयर टू थर्मोडायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। एक वाटर कूलिंग सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहला है उसमें वाटर पंप, पंखा या फैन, रेडिएटर और प्रेशर कैप, फैन बेल्ट, वाटर जैकेट, थर्मोस्टेट वाल्व, टेम्परेचर गेज और हॉर्स पाइप। एक सिंबॉलिक डायग्राम है जिसमें रेडिएटर के क्या नाम है आपका वाटर कूलिंग सिस्टम के सारे एलिमेंट्स यहाँ दिखाए गए हैं। और हम बात करते हैं अपने पहले एलिमेंट के बारे में जो है वाटर पंप। यह एक सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का पंप होता है, केंद्रीय रूप से या सेंट्रल सिलेंडर ब्लॉक के सामने लगा होता है। आमतौर पर एक वेल्ट, जिसे हम फैन बेल्ट बोलते हैं, फैन बेल्ट के द्वारा ये क्या होता है, संचालित होता है। इस प्रकार के पंप में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला इसका भाग है बॉडी या केसिंग, सेकंड इम्पेलर, शाफ्ट, बियरिंग या बुश, वाटर पंप या सील, पुली। रेडिएटर का लोअर टैंक पंप के सक्शन पक्ष से जुड़ा होता है। क्रैंकशाफ्ट के अंत में लगी हुई पुली के माध्यम से पंप स्पंडल को पावर प्रेषित की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैन की। पंखे को आमतौर पर वाटर पंप पुली पर लगाया जाता है, हालांकि कुछ इंजनों में यह सीधे क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। इसे इंजन और रेडिएटर के बीच रखा जाता है। यह एक इंजन की शीतलन प्रणाली में दो उद्देश्यों को पूरा करता है। यह रेडिएटर के माध्यम से वायुमंडलीय हवा खींचता है और इस प्रकार गर्म पानी को ठंडा करने में रेडिएटर की दक्षता को बढ़ाता है। यह इंजन की बाहरी सतह पर ताजी हवा फेंकता है जो इंजन के पुर्जों द्वारा संचालित ऊष्मा को दूर ले जाता है। इस तरह से पूरे शीतलन प्रणाली की दक्षता को यह फैन बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडिएटर की। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, ठीक है। तो इसका काम होता है जो इंजन से गर्म पानी आता है, जो कंबशन प्रोसेस के वजह से जो हीट निकलती है, उस हीट की वजह से जो पानी या जो लिक्विड उसमें फ्लो हो रहा है वो गर्म हो जाता है। तो जब वो गर्म पानी रेडिएटर के अंदर आता है तो हीट एक्सचेंजर की तरह रेडिएटर वहाँ काम करेगा और उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर, मतलब उसकी हीट जो होगी गर्म, उसकी हीट जो है रेडिएटर में आके लूज हो जाती है, ठीक है। गर्म पानी है या लिक्विड है अपनी हीट को वहाँ इजेक्ट करेगा और पुनः ठंडा पानी जो है दोबारा से लोअर टैंक से होते हुए इंजन में जाता है, ठीक है। तो इसके जो है तीन मुख्य भाग हैं इसके। पहला होता है अपर टैंक। अपर टैंक का कनेक्शन जो है इंजन हेड और क्या नाम है आपका इंजन हेड के थ्रू एक हॉर्स पाइप आती है, इंजन हेड से कनेक्ट रहती है हॉर्स पाइप और वो हॉर्स पाइप जो है आके अपर टैंक से जुड़ जाती है। एक लोअर टैंक होता है, लोअर टैंक में ठंडा पानी भरा रहता है और इसका कनेक्शन भी हॉर्स पाइप के थ्रू इंजन ब्लॉक से होता है। और थर्ड महत्वपूर्ण पार्ट है ट्यूब्स। जो ट्यूब्स क्या करती हैं, अपर टैंक और लोअर टैंक के मध्य में होती हैं, इन्हें जोड़ती हैं। तो आपका जो अपर टैंक में गर्म पानी आता है वो गर्म पानी इन ट्यूब्स के माध्यम से ही नीचे फ्लो होता है लोअर टैंक की ओर, और जब पानी ऊपर से नीचे की ओर जब फ्लो हो रहा होता है तभी वो जो है अपनी हीट को इजेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर जब वो फ्लो हो रहा होता है उस समय उसके ऊपर एक तो फैन की हवा पड़ रही होती है, दूसरा क्या होता है कि जो है इंजन जब आगे बढ़ रहा होता है उसके आगे बढ़ने की वजह से जो वेग की वजह से हवा स्ट्राइक करती है रेडिएटर के ऊपर, उसके वजह से भी जो है पानी अपनी हीट को रिलीज करता है वहाँ पर।
अपर टैंक का गर्म पानी इंजन से आता है, ट्यूबों के माध्यम से नीचे की ओर बहता है। गर्म पानी में निहित गर्मी ट्यूबों के चारों ओर प्रदान किए कॉपर फिन्स तक कंडक्शन प्रोसेस द्वारा पहुंचती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। पहला है ग्रिल ट्यूब रेडिएटर, सेकंड आपका ट्यूबुलर रेडिएटर और थर्ड है आपका हनी कॉम्ब या सेलुलर रेडिएटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रेडिएटर। इसमें एक क्वेश्चन कई बार आया है कि रेडिएटर क्या है, तो इसमें क्वेश्चन आता है रेडिएटर इज ए हीट एक्सचेंजर डिवाइस। रेडिएटर एक ऐसी डिवाइस है वहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है। आप समझ रहे हैं नाम से, गर्म पानी आया है, गर्म पानी यहाँ पे आके अपनी हीट को रिलीज करता है, इसलिए इसको आप बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। उसने अपनी हीट का एक्सचेंज किया, गर्म को छोड़ा और ठंडा वहाँ पे हो गया वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। ये अपर टैंक हो गया, ये आपका जो है यहाँ से आपका एक अपर हॉर्स पाइप जुड़ता है और जो आपका सिलेंडर हेड तक जाके जुड़ेगा और सिलेंडर हेड से गर्म पानी यहाँ पे आएगा। ये आपका जो है लोअर हॉर्स पाइप के लिए है। ये इसका कनेक्शन जो है इंजन ब्लॉक तक होता है। नेक्स्ट थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है? थर्मोस्टेट वाल्व एक चेक वाल्व की तरह होता है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुलता और बंद होता है। वार्म अप अवधि के दौरान थर्मोस्टेट बंद रहता है और वाटर पंप केवल सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के दौरान पानी को प्रसारित करता है। जब इंजन का तापमान कार्यकारी तापमान तक पहुंच जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और रेडिएटर की गर्मी को प्रवाह करने की अनुमति देता है। तो आपको ध्यान रखना है थर्मोस्टेट इज जस्ट टाइप ऑफ चेक वाल्व। ठीक है, और ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, जब आपने गाड़ी स्टार्ट की हुई थी और वार्म अप अवधि जब इंजन शुरू हो रहा होता है, काम करना स्टार्ट कर रहा होता है, उस समय जो है थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है। जैसे ही इंजन एक निश्चित कार्यकारी तापमान तक पहुंच जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व जो है एक स्टैंडर्ड थर्मोस्टेट वाल्व जो होते हैं वो आपका 75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और 82 डिग्री तक आते आते पूरी तरह खुल जाते हैं। और आपके हाई टेम्परेचर वाले जो थर्मोस्टेट वाल्व होते हैं वो 80 डिग्री के आसपास जो है खुलना स्टार्ट होते हैं और 92 डिग्री तक आते आते पूरी तरह खुल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना थर्मोस्टेट वाल्व क्या होते हैं? थर्मोस्टेट वाल्व जस्ट चेक वाल्व। ठीक है, और जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुलते और बंद होते हैं। ठीक, एक पॉइंट और, इसमें जो है इसे इंजन के वाटर आउटलेट में लगाया जाता है। ठीक है, ये सिलेंडर हेड के आउटलेट में लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोस्टेट के प्रकार के बारे में। तो थर्मोस्टेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला बैलो टाइप, सेकंड बायोमेटेलिक टाइप या द्विधातुई टाइप, थर्ड आपका है पैलेट टाइप। तो बैलो टाइप मतलब एक धौंकनी होती है, इसके अंदर एक रबड़ की धौंकनी है, इसमें केमिकल सॉल्यूशन भरा होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंजन का बढ़ता जाता है तो इसके अंदर जो केमिकल सॉल्यूशन भरा होता है वो जो है बाष्पीकृत होता जाता है। ठीक है, वो वाष्प के फॉर्म में आता जाता है ना। तो उसके वजह से क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और उसके वजह से वाल्व खुल जाता है। सेकंड आपका बायोमेटेलिक टाइप है। बायोमेटेलिक टाइप में 2 अलग अलग टाइप की मेटल स्ट्रिप को लेकर एक जो है वाल्व बनाया जाता है। दोनों मेटल का जो है टेम्परेचर के क्या थर्मल एक्सपेंशन की रेट अलग अलग होती है और इसके वजह से क्या होता है, ये जो है इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है। और थर्ड आपका है पैलेट टाइप। पैलेट टाइप में क्या होता है, पैकेट होता है जिसमें बैग्स भरा होता है और जैसे जैसे इंजन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये बैग्स इसके अंदर जो भरा होता है वो मेल्ट होता है और वाल्व खुल जाता है और टेम्परेचर कम होने पर ये पुनः पैलेट की शेप ले लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का काम क्या होता है कि कई ऐसे देश होते हैं या ठंडी जगह होती हैं जहाँ पर पानी को जमने से रोकने के लिए पानी के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड मिला दिए जाते हैं, एडिटिव्स मिला दिए जाते हैं, जिन्हें इन एडिटिव्स को बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि पानी को जमने से रोकना। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के इंजनों में यदि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का उपयोग नहीं किया जाए तो पानी फ्रीज हो जाता है और जिससे सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पाइप, रेडिएटर आदि में फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर की वजह से पाइप टूट सकता है, फट सकता है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए ठीक है
जिस वजह से ठंडे प्रदेशों में इसकी इफ़िशियंसी बनी रहे कूलिंग सिस्टम की, उसके लिए जो है एंटी फ्रीज पानी में या लिक्विड में मिलाए जाते हैं। और ठीक है, तो ये बात हो गई एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में। अब हम जानेंगे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक आदर्श एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, वो हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहला है आदर्श एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी के जितनी होना चाहिए। जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल कर रहा है उसी टेम्परेचर पे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का लिक्विड भी बॉयल करे। सेकंड है आपका एक आदर्श मिश्रण में एक जो आपका आदर्श एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है वो पानी में इजीली घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए। इसकी रेट कम होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और जैकेट पाइप रेडिएटर में किसी भी बाहरी पदार्थ को जमा नहीं करना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से जो है जैकेट के अंदर या रेडिएटर के अंदर किसी प्रकार की गंदगी ना आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका है लकड़ी का बुरादा, सेकंड अल्कोहल, थर्ड टिटानेटेड अल्कोहल, नेक्स्ट ग्लिसरीन, नेक्स्ट एथिलीन ग्लाइकोल, नेक्स्ट आपका प्रोपिलीन ग्लाइकोल, अल्कोहल और ग्लिसरीन का मिश्रण। ये बात हो गई आपकी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में। अब हम बात करेंगे शीतलन प्रणाली की सर्विसिंग और सफाई कैसे की जाती है, इससे क्या फ़ायदा होता है। सुचारू रूप से और परेशानी मुक्त सेवा के लिए जल शीतलन प्रणाली को निश्चित समय पर साफ करना चाहिए ताकि अत्यधिक जंग और स्केलिंग के संचय को रोका जा सके, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर रस्टिंग और जो कार्बन डिपॉजिट की स्केलिंग हो रही थी वो ना हो, उसके लिए आपको निश्चित टाइम पीरियड पर इसकी सफाई करनी चाहिए। उपलब्ध कमर्शियल सफाई यौगिकों को निर्माताओं के निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। यदि स्केल और जंग की काफ़ी मात्रा हो गई है तो ये संभव नहीं है कि अकेले क्लीनिंग के द्वारा आप इसे साफ कर सकें। इस स्थिति में आपको फ्लशिंग का भी उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आप फ्लशिंग कैसे करते हैं वो हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्लशिंग की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आपका स्ट्रेट फ्लशिंग, सेकंड आपका रिवर्स फ्लशिंग। हम बात करेंगे स्ट्रेट फ्लशिंग के बारे में। इसमें लीड अवे पाइप को इंजन पर वाटर के आउटलेट कनेक्शन से कनेक्ट करते हुए वाटर पंप इनलेट कनेक्शन से जुड़ी पाइप में फ्लशिंग गन डालें। पानी के भरने तक पानी को चालू रखें और छोटे छोटे विस्फोटों में हवा को छोड़ें। इस तरह के विस्फोटों के बाद पानी को भरने की अनुमति मिलती रहती है और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपके जो लीड अवे वाल्व है, लीड अवे वाल्व से होकर आपका साफ पानी ना आने लगे, ठीक है। ये आपकी होती है स्ट्रेट फ्लशिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स फ्लशिंग के बारे में। रिवर्स फ्लशिंग क्या होती है। रिवर्स फ्लशिंग में रिवर्स फ्लशिंग के लिए कनेक्शन बनाने से पहले थर्मोस्टेट को शीतलन प्रणाली से हटा लेना चाहिए। इसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो नीचे दी गई है। सबसे पहले आप बात करेंगे रेडिएटर में किस तरह से रिवर्स फ्लशिंग करते हैं। इंजन से रेडिएटर के शीर्ष पाइप को डिस्कनेक्ट करें और रेडिएटर को एक लीड अवे पाइप से संलग्न करें। वाटर पंप को रेडिएटर के बॉटम टैंक से डिस्कनेक्ट करें और फ्लशिंग गन संलग्न करें। पानी और हवा के पाइप को गन से कनेक्ट करें, पानी चालू करें और रेडिएटर को शीर्ष तक भरें। शॉर्ट ब्लास्ट में हवा को छोड़ें और पानी को प्रत्येक विस्फोट के बीच रेडिएटर में भरने की अनुमति दें। ऑपरेशन तब तक चालू रखें जब तक कि लीड अवे पाइप से साफ पानी ना आने लगे, ठीक है। तो ये आपको प्रक्रिया करनी है। नेक्स्ट आपका इंजन के लिए किस तरह करनी है। लीड अवे पाइप को वाटर पंप के इनलेट और फ्लशिंग गन को सिलेंडर हेड पर वाटर पंप के पानी के आउटलेट से कनेक्ट करें और जिस तरह से हमने रेडिएटर में रिवर्स फ्लशिंग की थी उसी प्रक्रिया को हमें यहाँ अपनाना है। मतलब पानी चालू करने के पश्चात इंजन को शीर्ष तक भरने दें और शॉर्ट ब्लास्ट में हवा छोड़ें और इस क्रिया को तब तक करना है जब तक कि आपका जो लीड अवे पाइप है, लीड अवे पाइप से साफ पानी ना आने लगे। तो ये आपकी होगी रिवर्स फ्लशिंग इंजन के लिए और रेडिएटर के लिए। ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने जो संदर्भ उपयोग किए थे वो मैंने यहाँ पर इनलिस्ट कर दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्लास के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।